वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं का मैं आज के इस ऑडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग सेमेस्टर 2 के 8वें पत्र में हम लोगों को दलित कहानी का अध्ययन करना है और इस सिलसिले में हम सलाम कहानी देख चुके हैं। आज मैं एक दूसरी कहानी के साथ आपके बीच हूँ और वह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, सौभाग्य के कोड़े। इस कहानी का मूल्यांकन भी हम कहानी कला की दृष्टि से करने की कोशिश करेंगे और कहानी की कथा वस्तु, पात्र, उनका चरित्र, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य के साथ ही शीर्षक पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की जाएगी। चूंकि दलित कहानी के सिलेबस में यह कहानी है तो हमारे छात्रों के लिए इतना तो सुगम ही है कि इस कहानी में दलित जीवन का चित्र जरूर ही होगा। हम बगैर किसी भूमिका के, हालांकि मुंशी प्रेमचंद के लिए कुछ न कुछ भूमिका बनती है, इतना तो जरूर कह देना जरूरी है कि हिंदी कथा के साहित्य के सम्राट हैं मुंशी प्रेमचंद और लगभग 300 कहानियाँ उनकी लिखी हुई हैं। अपनी कहानियों को उन्होंने किसी दर्जे में नहीं रखा है, लेकिन आलोचक, समीक्षक, पाठक उसको दर्जा देने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ राजकमल पेपर बैग्स के द्वारा मानसरोवर के कई खंड के रूप में प्रकाशित हैं। तो हम सब देखें सौभाग्य के कोड़े की कथा वस्तु क्या है। पहले इस कहानी के सार को समझने की कोशिश करें। कहानी का आरंभ लखनऊ के राय साहब, राय भोलानाथ के बंगले से होता है। राय साहब का बंगला है। बंगले में नौकर चाकर की कमी नहीं है। वैसे तो परिवार के कई सदस्य राय साहब के बंगले में रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी संतान एक ही है, पुत्री रत्ना। छोटी है। उस रत्ना को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक, जिसमें एक शिक्षिका है, आते हैं। राय साहब के यहाँ एक लड़का जिसकी आयु 10 वर्ष है, काम करता है, जिसका नाम है नथुआ। इस नथुआ के माता पिता की स्पष्ट जानकारी कहानी में नहीं है। बालक अनाथ है और राय साहब ने इस बालक को ईसाइयों के हाथ में जाने से रोका था और अपने घर ले आए थे। राय साहब के यहाँ वह साफ सफाई का काम करता था और उसे भंगी की श्रेणी दी गई थी। भंगियों की श्रेणी में वह था, अर्थात अछूत नीची जाति। कोई काम बड़ा उसका था नहीं, साफ सफाई करना था
खाने पीने की कोई कमी ही नहीं थी। राजा महाराजाओं के यहाँ क्या कमी हो सकती है। इतना जूठन ही बचता था कि वह खा न सके। कभी कभी एक आध पैसे भी मिल जाया करते थे। इस तरह से नथुआ को कोई कष्ट नहीं था, वह आराम से रह रहा था। इसी बीच बच्चे विनोदी स्वभाव के होते हैं, ऐसा प्रेमचंद जी ने कहा है। तो रत्ना उसकी हम उम्र थी। उसके कमरे की साफ सफाई भी यही करता था। एक दिन विनोदशीलतावश जब वह कमरे में गया शयन कक्ष में, और रत्ना के पलंग पर लगे हुए बिछावन को जब वह स्पर्श करता है तो उसे बड़ी ही मीठी अनुभूति होती है। मुलायम रेशेदार गद्दे बिछे हुए थे जिसको छूकर ही नथुआ को रोमांच हुआता है और उसका बालक मन मचल उठता है उस पर सोने के लिए। क्योंकि कमरे में कोई थे नहीं, वह ही अकेला था, दूसरे कमरे में रखना पड़ रही थी। तो पैर पोंछकर और बिछावन पर चढ़कर लेट जाता है। लेटता ही नहीं है, आनंद से उस पर उछलने लगता है, करवटें लेने लगता है और उसे विशेष आनंद की अनुभूति होती है। इसी बीच राय साहब द्वारा वह पकड़ लिया जाता है। राय साहब उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। राय साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है। वे हंटर से उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। जी भरकर पिटाई होती है। अगर रत्ना उसे न छुड़ाती, जो कि पिटाई हो हल्ला सुन करके पहुंचती है, अगर उसे न छुड़ाती तो संभवतः राय साहब उसकी जान ही ले लेते। रत्ना के अनुरोध पर खूब पिटाई के उपरांत नथुआ को न सिर्फ छोड़ा जाता है बल्कि भगा दिया जाता है। नथुआ भाग जाता है। अनाथ बच्चा जिसका इस संसार में कोई नहीं, भटकता हुआ जा रहा है। रास्ते में जो मैं रत्ना को ट्यूशन पढ़ाती थी वह मिल जाती है और उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन इस भय से कि कहीं वह हमें क्रिश्चियन न बना दे, वह उसके साथ नहीं जाता है। संवाद है, सुना जा सकता है। पूछती है कि नाथू कहाँ जा रहे हो? कहता है कहीं नहीं। फिर अपने साथ चलने का अनुरोध करती है तो पूछता है कि किरस्तान तो न बनाओगी? मेम कहती है किरस्तान क्या भंगी से भी बुरा है पागल? अर्थात तुम जो जीवन जी रहे हो उस जीवन से भी जो है सो कि ईसाई होना बुरा है। ईसाई होने पर तुम्हें पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी नहीं करनी पड़ेगी, खेलने के लिए छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून मिलेगी। लेकिन उसके मन में एक भय बना हुआ है कि हमको ईसाई बना लिया जाएगा, वह नहीं जाता है। मैम के साथ जाना स्वीकार नहीं करता है और भाग जाता है। तो भागते भागते वह जो है
एक भंगी के टोले में पहुंच जाता है जहां पर गाने वालों का समूह था, गायन वादन कुछ चल रहा था। यह वहां खड़ा हो जाता है, कुछ देर सुनता है, फिर उससे पूछा जाता है कि गाना जानते हो? तो बेचारा जो कुछ भी जानता था वह गा करके सुना देता है। तो उस्ताद घूरे उसकी प्रतिभा को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ रख लेते हैं। जाति उससे पूछा जाता है, उसके बारे में उसका ब्यौरा, तो अपनी राम कहानी वह बता देता है कि मुझे मेरे माता पिता का पता नहीं, वे जीवित नहीं, मैं राय साहब के यहाँ रह रहा था जहाँ मेरी यह दुर्दशा हुई है और कोड़े की मार से हमारी हालत खराब है। तो उस भंगी गुरु के यहाँ वह रह जाता है और 3 साल में नथुआ जो है बहुत ही ख्याति प्राप्त कर लेता है। लेखक खुद कहते हैं 3 साल उड़ गए, नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई और वह केवल एक गुणी नहीं सर्वगुणी था। गाना, सहनाई बजाना, पखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार सभी कलाओं में दक्ष हो गया। उस्तादों को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य होता था। इस तरह से राय साहब से कोड़े की मार खाकर अपने उस्ताद की शरण में आकर, उस्ताद घूरे की शरण में आकर नथुआ का कायाकल्प हो जाता है और उसे संगीत कला का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संगीत कला का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इसी दौरान ग्वालियर के संगीत सम्मेलन में उसके गुरु जाते हैं, जहां उसे ले जाते हैं। वहां वह अपने गायन वादन से लोगों को प्रभावित करके मेडल प्राप्त करता है। मेडल ही नहीं प्राप्त करता, वहां के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष के द्वारा इस अनुरोध पर कि अगर यहाँ के संगीत विद्यालय में इसका नामांकन करा दिया जाए तो इसका व्यक्तित्व निखर जाएगा। उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है उनके अध्यक्ष महोदय के और 5 वर्षों तक वह ग्वालियर के संगीत विद्यालय में संगीत की शिक्षा प्राप्त करता है और विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर लेता है। वह नथुआ से नाथूराम बन जाता है क्योंकि उसके अंदर संस्कार आ जाता है। वह मशहूर हो जाता है, संभ्रांत लोगों के साथ रहने लगता है, उनके रहन सहन का तरीका देखता है और उनके तरीके से प्रभावित होकर वह अपने दुर्गुण मदिरा, मांस, सिगरेट आदि का त्याग करके अपने संस्कार में परिवर्तन कर लेता है और वह नाथूराम आचार्य के नाम से मशहूर हो जाता है। इस बीच में वह यूरोप भी जाता है जहां जर्मनी में पाश्चात्य संगीत की भी शिक्षा प्राप्त करता है। वहां से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत आचार्य के रूप में वापसी होती है लखनऊ की ओर। चूंकि लखनऊ से विशेष ममत्व था, बचपन लखनऊ में बीता था, तो शिक्षा प्राप्त करके उसकी शिक्षा जो हुई 3 साल अपने भंगी गुरु उस्ताद घूरे के यहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की।
5 वर्ष ग्वालियर के संगीत विद्यालय में और 5 वर्ष जर्मनी में। इस तरह से 23 वर्ष की अवस्था में वह एक प्रख्यात आचार्य बन जाता है और लखनऊ वापसी होती है। लखनऊ वापसी होने पर रहने के लिए उसे वही बंगला मिलता है जो राय साहब का था, क्योंकि राय साहब अपना बंगला बेच चुके थे। सट्टेबाजी के व्यसन के कारण, दांव हारने के कारण उन पर कर्ज चढ़ गया, जिसके कारण बंगला उन्हें बेचना पड़ा था। तो जिनके कब्जे में बंगला था, जिन्होंने खरीदा था, उन्हें आचार्य नाथूराम को वहीं ठहराते हैं। बंगले को देखकर नाथूराम के हृदय में धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि सब कुछ उसे वही मिलता है। रत्ना का वह पलंग, रत्ना की वह शैया, जिसे देखकर वह विचलित सा हो जाता है। इसी बीच में रत्ना और उसके पिता से भी मुलाकात हो जाती है। रत्ना आचार्य के संगीत से बहुत प्रभावित है और जब जर्मनी से लखनऊ आगमन हुआ था तो रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने वालों में वह भी थी। राय साहब जो हैं, वे राय साहब भोलेनाथ आकर मिलते हैं और यह बतलाते हैं कि रत्ना आपके संगीत की प्रेमी है, आप ही का नाम लिया करती है। वे अपनी पुत्री का विवाह भोलेनाथ से, आचार्य से करना चाहते हैं। आचार्य से जाति तो नहीं पूछते, लेकिन वर्ण भेद पर चर्चा होती है। राय साहब भोलानाथ आचार्य के रहन सहन और संस्कारों से इतने प्रभावित होते हैं कि वे आचार्य को ब्राह्मण मान बैठते हैं, क्योंकि वे कहते हैं आपकी नम्रता को धन्य है। संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हुए हैं, मैं भी कर्मों ही से वर्ण मानता हूँ। नम्रता, शील, विनय, आचार, धर्मनिष्ठा, विद्या, प्रेम, यह सब ब्राह्मणों के गुण हैं। अगर मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूँ, जिसमें यह गुण नहीं वह ब्राह्मण नहीं, कदापि नहीं। तो इस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है। आचार्य जी संकोचवश अपनी जाति स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। अंतरात्मा स्पष्ट करने को कहती है, लेकिन फिर भी वे नहीं कर पाते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के 1 महीने के उपरांत, इस दौरान आचार्य अपने अंदर के उधेड़ बुन से मुक्त नहीं हो पाते। अनेक प्रकार की बातें उनके दिमाग में आती रहती हैं जाति से संबंधित, कि रत्ना अगर यह जान जाएगी कि मैं भंगी हूं तो उसे बहुत दुख होगा और संभवतः हमारा विवाह टूट जाएगा। लेकिन फिर भी विवाह हो गया तो पत्नी को वे यह समझते हैं कि सच्चाई बता देनी चाहिए। इस ख्याल से करीब 1 महीना, विवाह के 1 महीना के उपरांत वे अपनी जाति रत्ना को बताने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है।
रत्ना कहती है सब जानती हूँ। आचार्य कहते हैं नहीं जानती हो मैं कौन हूँ? तो रत्ना कहती है खूब जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ। जब हम तुम दोनों इसी बगीचे में खेला करते थे, मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे। मैं तुमको अपनी जूठी मिठाइयाँ देती थी और तुम दौड़ कर लेते थे, तब भी मुझे तुमसे प्रेम था। हाँ, वह दया के रूप में व्यक्त होता था। अर्थात रत्ना के हृदय में आचार्य नाथूराम के प्रति लड़िकाई का प्रेम था, बचपन का प्रेम, बचपन से ही प्रेम था, जो खेलते कूदते हो गया था और जिसमें जाति पाति देखने की जगह नहीं होती, और जिसके लिए कहा गया लड़िकाई को प्रेम अहो कली कैसे छूटे। बाद में आचार्य शिक्षा का संस्कार हुआ, अच्छा परिवेश मिला, अच्छा गुरु मिला, जिसके कारण 13 वर्ष की शिक्षा के उपरांत नथुआ जो है वह ख्याति लब्ध आचार्य बन गया और सारे शहर में और देश विदेश में जिनकी धूम मच गई। तो बाद में संस्कार ने भी रत्ना को प्रभावित किया। तो रत्ना यह जानकर भी कि वह भंगी है, उससे विवाह कर लेती है। यह प्रेम तत्व है। लेकिन रत्ना के पिता यह नहीं जानते कि वह वही भंगी है, बचपन के नथुआ को वे पहचान नहीं पाते हैं। और रत्ना मना करती है यह बताने से कि वास्तविकता बताने से कि अगर ऐसी वास्तविकता से उन्हें अवगत करा दिया गया तो हो सकता है वे इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकें। तो इस तरह से कहानी का समापन होता है। कथा वस्तु संक्षेप में यही है, जिसमें कई सारी विशेषताएं हैं जो कहानी कला के तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उन विशेषताओं का उद्घाटन होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखें कि इस कहानी में पात्र कितने हैं। तो 2 तरह के पात्र होते हैं, प्रमुख पात्र, गौण पात्र। तो इस कहानी में महत्व के पात्र हैं नथुआ, राय साहब भोलेनाथ, रत्ना, मेम, उस्ताद घूरे। इसके अलावे और भी बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन ये मुख्य पात्र हैं और हम इन्हीं पात्रों पर अपना फोकस करेंगे। इन्हीं पात्रों के व्यक्तित्व को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम नथुआ पर आते हैं। कुछ पहले ही बता दिया गया, बच्चे विनोदशील होते हैं, यह भी विनोदशील था। अनाथ बच्चा था, 10 वर्ष का बालक था जब वह राय साहब के यहाँ गया था। ईसाइयों के हाथ में जाने से उसे राय साहब ने रोका तो जरूर था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि ईसाइयों के हाथ में जाकर इसका कायाकल्प होगा। उन्होंने अपने लिए उसे, और हिंदू ही यह रह जाए चाहे जिस स्थिति में रहे, धर्म परिवर्तन इसका न हो, इस भावना से उसे अपने बंगले में रखा और एक भंगी का जीवन उसको मिला। तो जूठन खाकर उसका काम चलता आरंभ में नथुआ का, और राजे रजवाड़ों के यहाँ जो नौकर चाकर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, तो उनके घर के बाल बच्चों के उतरन पहनने को भी मिल जाते हैं, इसको भी मिल जाता था। तो बंगले में झाड़ू लगाने का इसका काम था।
नौकरों के साथ रहने के कारण इसे तंबाकू, सिगरेट, पान आदि का चस्का लग गया। उसके बाद वह घटना घट जाती है, रत्ना के गद्देदार सेज वाली घटना घट जाती है, जिसके कारण उसे हंटर से पिटाई के उपरांत निर्वासन मिलता है। नथुआ के दिमाग में यह पहले से बैठा हुआ है कि क्रिश्चियन होना बुरी बात है, इसलिए वह जब राय साहब के यहां से निकाला गया था तो मेम के कहने पर भी और प्रलोभन के उपरांत भी कि तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें खेलने का अवसर मिलेगा, कोट पतलून पहनने को दी जाएगी, उसका असर नहीं पड़ता है और वह नहीं जाता है। उससे बेहतर वह उस भंगी के पास जाना स्वीकार करता है। संभवतः भंगी के पास जाने में उसे सहजता का अनुभव होता है, क्योंकि वह जिस जीवन स्तर में जी रहा था उसी जीवन स्तर का सामना उसे वहां होता है। तो इसके बाद तो उस्ताद के संगति में आने के बाद उसके दिन फिर ही जाते हैं। तो नथुआ एक अनाथ बालक है, लेकिन नथुआ के माध्यम से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभा जो है वह जाति पाति देख करके नहीं आती है। संसार में कोई भी प्राणी प्रतिभा का धनी हो सकता है, अवसर उसे मिलना चाहिए, उसे निखरने का मौका मिलना चाहिए। नथुआ के व्यक्तित्व से हमें यह पता चलता है और यह भी पता चलता है कि कभी कभी जीवन में जो दुख और तकलीफ दूसरों के द्वारा मिलता है तो कभी कभी वह वरदान का काम भी करता है। राय साहब के द्वारा लगाए गए कोड़े खाकर उसके सौभाग्य के दिन आ जाते हैं। अगर उसे कोड़े न लगते, वह राय साहब से पिटता नहीं और उसे वहां से निकाला नहीं जाता, तो उसके अच्छे दिन की संभावना नहीं थी। वह राय साहब के यहां उसी तरह से नौकर का जीवन, सफाई करने वाले का जीवन, भंगी का जीवन जीता रहता। लेकिन गीत और संगीत के उस्ताद से उसकी भेंट हो जाती है। भले ही वह भंगी रहा, अछूत समुदाय का रहा, लेकिन उसकी भेंट हो जाती है और वहां से उसका कायाकल्प होता है। तो प्रतिभा जाति पाति देख करके नहीं आती है और यह भी नथुआ के व्यक्तित्व से पता चलता है कि जीवन में कभी कभी दुख जो है सुख का भी कारक होता है। कभी कभी वे कोड़े सौभाग्य के सूचक भी होते हैं, जैसा कि नथुआ के माध्यम से हमें पता चलता है। इसके बाद तो नथुआ का जो व्यक्तित्व बदलता है, नथुआ से नाथूराम, और उसके बाद आचार्य नाथूराम हो जाते हैं। उसके बाद समाज में इतना सम्मान मिल जाता है कि जाति पाति पूछने वाला ही कोई नहीं रहता है। दूसरे पात्र हैं राय साहब भोलेनाथ। लखनऊ के राय साहब हैं। रत्ना उनकी अकेली संतान है। नथुआ के लिए वे कठोर हैं, अर्थात यह भी वे नहीं देखते कि नथुआ बालक है। अगर उसने अशिष्टता कर ही दी, अगर उसने अशिष्टता कर ही दी बालक के नाते, तो उसे डांट करके छोड़ा जा सकता था। लेकिन राय साहब
जिनके बारे में स्पष्ट संकेत है, क्योंकि आचार्य को ब्राह्मण समझकर ही उन्होंने अपनी रत्ना उनको सौंपी, तो निश्चित रूप से वे ब्राह्मण रहे। लेकिन उनमें कठोरता बहुत ज़्यादा रही, अर्थात छूत अछूत की जो भावना है उनके अंदर कूट कूट कर भरी रही, जिसमें एक बालक के द्वारा की गई गलती को भी वे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर उनकी पुत्री रत्ना उसे न बचा लेती तो वे संभवतः उसे मार ही डालते। तो इस तरह से राय साहब भोलेनाथ का व्यक्तित्व जो है हमारे सामने आता है। इसके साथ साथ इनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी है कि इनको सट्टेबाजी की लत है। राजे महाराजाओं को ये लत हुआ करती है और सट्टा में अपनी सारी संपत्ति भी हार जाते हैं। तो राय साहब के जीवन के ये दो पहलू हैं। इसके बाद हम देखते हैं रत्ना को। तो रत्ना राय साहब की पुत्री है और बिल्कुल सुशील है। किसी के साथ अनादर का व्यवहार वह नहीं करती है, सम्मान करना वह जानती है और रूपवती है। प्रेमचंद ने लिखा है, यह वही रत्ना है, भोली भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है। तो इस तरह से रूपमती और गुणवती रत्ना दोनों है। लेकिन इन सब गुणों से हटकर जो उसमें गुण है वह गुण यह है कि एक तो बचपन के प्रेम को वह भूलती नहीं, और दूसरे वह प्रेम में जात पात देखती नहीं। रत्ना यह जान करके भी आचार्य नाथूराम से विवाह कर लेती है कि ये आचार्य नाथूराम वही हैं जो बचपन में नथुआ के रूप में हमारे यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करते थे और जिनकी हमारे पिता द्वारा पिटाई की गई थी, जो हमारे जूठन पर पला करता था। तो रत्ना के व्यक्तित्व में यह एक बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। तो रत्ना सुशील तो है ही, किसी का अनादर भी नहीं करती, सुंदरी है, बीए पास है, आचार्य के गाने से उसे प्रेम है और बचपन से प्रेम है। तो बचपन का प्रेम, जैसा कि मैंने बताया कि लड़िकाई का प्रेम अली कहो कैसे छूटे, बचपन का प्रेम भुलाए नहीं भूलता, अवसर पाकर वह पनप जाता है। इस कहानी में यही हुआ है। दोबारे अवसर मिलने पर आचार्य नाथूराम के प्रति उसका प्रेम उबाल खाता है और मर्यादित तरीके से वह प्रेम जो है विवाह में परिणत होता है। फिर एक पात्र है मैम, जो संभवतः मिशन की शिक्षिका है, रत्ना को पढ़ाने आती है और उसका स्वभाव बातचीत से ऐसा लगता है कि नेक है, क्योंकि राय साहब के घर से जब वह निकल गया था तो रास्ते में टमटम पर जाती हुई मैम ने नाथू से पूछा, नाथू कहाँ जा रहे हो? उसने नथुआ बोलता है कहीं नहीं। फिर वह उसे कहती है कि मेरे साथ, अपने साथ चलने का अनुरोध करती है। तो नथुआ कहता है कि किरस्तान तो नहीं बनाओगी? तो नथुआ के अंदर यह भय है, लेकिन वह समझाती है कि क्रिश्चियन बनना भंगी बनने से बुरा नहीं है,
तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन वह उस समय 10 वर्ष का बालक था। उसके इस प्रस्ताव को वह स्वीकार नहीं करता है। और वह करता भी कैसे? नथुआ को विशेष ख्याति पानी थी। मिशन स्कूल में जाकर संभवतः उसे उतनी ख्याति हो सकता है न मिल पाती। तो मैम का स्वभाव जो है अच्छा है और नथुआ के प्रति यह जानते हुए भी कि वह भंगी है, सहानुभूति का भाव वह रखती है। और मिशन वालों में संभवतः ऐसा देखा जाता है कि उनके अंदर प्रेम तत्व की प्रधानता रहती है। एक और प्रमुख पात्र हैं उस्ताद घूरे, जो भंगी जाति के हैं, गाना बजाना जिनका पेशा है और परंपरागत रूप से यह गायन और वादन उनके जिम्मे है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने बचपन से देखा है कि शादी विवाह के अवसर पर देहातों में जो बाजा बजाने के लिए लोग आता है, उसमें गांव में तो हम लोगों ने देखा था कि चमार जाति के लोग अक्सर जो है इस पेशे को अपनाते हैं। तो उसी कैटेगरी के हैं उस्ताद घूरे। नथुआ की प्रतिभा को परख लेते हैं और उसकी प्रतिभा को वे मांझ देते हैं। तो गुरु के रूप में उस्ताद घूरे की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में घूरे की निंदा आवश्यक है, क्योंकि उन्हें पीने की लत थी और पीना भी इतना कि आदमी होश हवास में न रहे, अपनी सुध बुध खो दे। और इसी के कारण नशे की हालत में सड़क पर गिर जाने के कारण गाड़ी से दबकर उस्ताद घूरे लाल की मृत्यु हो जाती है। तो गुण के साथ उस्ताद में अवगुण भी है, यह व्यक्तित्व का पहलू है। तो एक जो मुख्य पात्र हैं, 5 मुख्य पात्र हैं जिन पर हमने संक्षेप में चर्चा की। इसके बाद कहानी कला के जो शेष तत्व हैं, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य, इन सब पर चर्चा जो है हम आगे के क्लास में करेंगे। आज के क्लास के लिए हम समझते हैं कि यह पर्याप्त है। कथा वस्तु के साथ साथ पात्रों का संक्षिप्त परिचय हो गया। हम समझते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए यह ऑडियो क्लास लाभकारी रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। शेष भाग हम अगले क्लास में आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।